Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will cover the topic pricing under oligopoly या फिर हम इसको प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली के नाम से भी जानते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन विद द नेम ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ओलिगोपोली कंपटीशन, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था जब मार्केट में फ्यू फर्म्स अवेलेबल हो जो या तो होमोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हो, तो हम ऐसे कंपटीशन को ओलिगोपोली कंपटीशन का नाम देते हैं. इसके साथ साथ मैंने इसके डिफरेंट फीचर्स आपसे डिस्कस किए थे और इसके क्लासिफिकेशन को भी मैंने डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ओलिगोपोली मार्केट में हमें प्राइसिंग को फॉलो करना हो या प्राइस डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम किस तरीके से प्राइसिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं. ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें फ्यू फर्म्स ऑपरेट कर रही होती हैं. अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट के प्राइस सेम होंगे और वो एक ही प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होंगी. तो यहाँ हम उस पर्टिकुलर होमोजीनियस सिचुएशन की डिस्कशन करेंगे जहाँ मार्केट में प्राइस रिजिडिटी को फॉलो किया जाता है. प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर मार्केट में एक प्राइस पर फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं उसी प्राइस पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती रहती हैं. और ये जो पर्टिकुलर प्राइस है वो किंक के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है. इसी वजह से इसको हम किंग डिमांड कर्व का नाम देते हैं. अब ये किंक किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, तो इसके लिए पॉल स्विजी ने एक प्राइस रिजिडिटी थ्योरी को प्रोपाउंड किया था और इनके अकॉर्डिंग द डिमांड कर्व facing an oligopolist has a kink at the current price. It means a kinked demand curve occurs when the demand curve is not a straight line but has a different elasticity for higher and lower prices. स्विजी के अकॉर्डिंग एक ओलिगोपोली फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटरमिनेंट होता है. जैसा कि हमने इसकी फीचर्स में भी डिस्कस किया था दैट एन ओलिगोपोली फर्म इज हैविंग इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व, यानी कि कोई भी फिक्स कर्व नहीं होता है इसका. यानी कि अगर मार्केट में प्राइसेस हाई है तो इसके अकॉर्डिंग कर्व अलग होगा और अगर प्राइसेस लो है तो इसके अकॉर्डिंग कर्व अलग होगा. तो जब हम इन दोनों पर्टिकुलर कर्व को एक प्लेटफॉर्म पर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों जो कर्व है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम किंक का नाम देते हैं, दैट इज नोन एज द किंक. और उस किंक के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वही करंट प्राइस कहलाता है. और जितनी भी फर्म है मार्केट के अंदर वो उसी पर्टिकुलर करंट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी. यानी कि कर्व की इनडिटरमिनेटनेस के बेसिस पर जो कि हायर और लोअर प्राइजेस की सिचुएशन के बेसिस पर क्रिएट होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम ओलिगोपोली फर्म के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया. इसका मतलब ओलिगोपोली का ये जो मॉडल है वो ये सजेस्ट करता है आपको कि जो प्राइजेस हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत रिजिड होते हैं एंड दैट फर्म्स फेस डिफरेंट इफेक्ट फॉर बोथ इंक्रीजिंग प्राइस और डिक्रीजिंग प्राइस. यानी कि कोई भी फर्म है मार्केट के अंदर वो इसी पर्टिकुलर करंट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मजबूर होती है. ना तो वो इससे ज़्यादा प्राइस पर और ना ही इससे कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की पोजीशन में होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो इसका एडवर्स इफेक्ट उसे फेस करना पड़ेगा. क्या क्या इफेक्ट होंगे, पहले हम इन दोनों इफेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज की. Just suppose that all the firms in the market are selling at a current price and one of the firm among these firms increases the price of its product. Suppose करते हैं कि इन सारी फर्म्स में से एक फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर देती है. अब अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को
इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपने राइवल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, यानी कि इसके प्रोडक्ट्स कॉस्टलियर हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू इट्स राइवल्स। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इसके कंज्यूमर्स हैं वो राइवल्स की तरफ स्विच कर जाएंगे, यानी कि इसका प्रोडक्ट मार्केट में महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, और इसके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की वजह से जो इसके कंज्यूमर्स हैं वो इसके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्ट कर देंगे इसका मतलब क्या होगा, इसके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट फॉल इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म, क्योंकि अब जो डिमांड कर्व है वो कैसा हो जाएगा, वो इलास्टिक हो जाएगा। यानी कि जब अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कोई भी फर्म इंक्रीज करती है तो वो इलास्टिक डिमांड कर्व की सिचुएशन को फॉलो कर रही है, और इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाएगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो बहुत तेजी से कम होगी। प्राइस में तो वो थोड़ा बहुत चेंज करेगी, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो इंक्रीजिंग फर्म है उसका रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बात हो गई प्राइस राइज की, यानी कि कोई भी फर्म प्राइस को इंक्रीज करने का रिस्क नहीं लेगी। अब दूसरी बात करते हैं, प्राइस को कट करने का क्या इंपैक्ट होगा। तो यहां हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ प्राइस कट की। इंपैक्ट ऑफ प्राइस कट, मान लीजिए कि एक फर्म है जिसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट कर दिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसके प्रोडक्ट की डिमांड तो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब उसका प्रोडक्ट जो है वो इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा है, इट इज लेस एक्सपेंसिव, और लेस एक्सपेंसिव होने की वजह से अब इसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में शॉर्ट पीरियड के लिए तो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, जो राइवल्स हैं उनके प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी और उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब वो अपने प्रोडक्ट की सेल को अगर इंक्रीज करेंगे तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को भी कम करना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम किए हैं उसको देखते हुए जो बाकी की कॉम्पिटिटिव फर्म्स है मार्केट के अंदर, या जो राइवल्स फर्म्स हैं, वो राइवल फर्म्स भी क्या करेंगी, वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट कर देंगी, और इससे क्या होगा, जो उनके कस्टमर्स हैं वो अगेन उनके पास वापस आ जाएंगे, और जो फर्म जिसने शुरुआत करी थी प्राइस कट को करने की वो मार्केट का प्रॉपर एडवांटेज नहीं ले पाएगा। तो यहां कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इन इलास्टिक डिमांड कर्व, यानी कि वो फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस में तो चेंज करेगी लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो यहां जो फर्म फेस करेगी वो कैसे डिमांड कर्व फेस करेगी, इन इलास्टिक डिमांड कर्व को फेस करेगी। इसका मतलब प्राइस को कट करने का उसे कोई भी एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। पॉइंट क्लियर होगा, यानी कि वो चाहे अपने प्राइस को राइज करे तो वो इलास्टिक डिमांड कर्व की सिचुएशन को फेस करेगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको, या फिर वो अपने प्राइस कट या प्राइस को वो कट कर दे तो वो इन इलास्टिक डिमांड कर्व की सिचुएशन को फेस करेगा, तो भी उसको प्राइस कट करने का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसका मतलब प्राइस क्या रहते हैं, रिजिड रहते हैं, और इस रिजिड प्राइस पर ही सारी ओलिगोपोली फर्म्स को अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस प्राइस रिजिडिटी को हम इस पर्टिकुलर डायग्राम के हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। व्हाट यू लुकिंग इन द डायग्राम, यहां मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है जो किंग्ड डिमांड कर्व की सिचुएशन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर मैंने आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस को डिटरमाइन किया है। ओके, दिस इज द इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है, एंड दिस इज द इन इलास्टिक डिमांड कर्व। और जब मैंने इन दोनों कर्व्स को कंबाइन किया तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस पॉइंट के इज नोन एज द किंक, और इस कंबाइंड कर्व को हम नाम देते हैं AR कर्व ऑफ द ओलिगोपोली फर्म। ये कैसे दिख रहा है आपको, दिस इज द इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट, एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दिस वन एंड दिस वन। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो इस एवरेज रेवेन्यू कर्व के रेफरेंस में है, और ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है इसके रेफरेंस में दिस वन इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व।
तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। ये किंग्ड कर्व यानी कि जो किंग पॉइंट है उसके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। तो दिस इज द कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट एंड दिस इज द कंबाइंड एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट। अब हमें जब इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करना होता है तो उसके लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर हमने एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व लिया है MC1। इस MC1 के अकॉर्डिंग इट इज इंटरसेक्टिंग इट एट द पॉइंट दिस वन, क्योंकि ये कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और इस कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। या हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व लें MC2 तो ये भी इसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या फिर हम मार्जिनल कॉस्ट या हम MC3 कर्व लें तो भी ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से A और B के बीच में जितने भी हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व को डिटरमाइन करेंगे हर किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही लाइन पर होगा, और इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको परपेंडिकुलर के बेसिस पर ड्रॉ करेंगे तो ये K पॉइंट पर ही जाकर कनेक्ट होगा। और जब इस K पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम एक प्राइस को डिटरमाइन करेंगे तो दिस प्राइस OP इज नोन एज द करंट प्राइस ऑफ द मार्केट। यानी जितनी भी ओलिगोपोली फर्म है वो क्या करेंगी, इसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी। अब देख लिए, अगर कोई फर्म इस प्राइस से ज्यादा अपने प्रोडक्ट के प्राइस करती है तो वो ऑटोमेटिकली कहां जाएगी, इलास्टिक कर्व पर आ जाएगी। और जब इलास्टिक कर्व पर आ जाएगी तो इसके प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाएगी, एकदम से डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर ये कोई फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करेगी तो ये कहां जाएगी, ये इस इनइलास्टिक कर्व पर आ जाएगी। देखा ना, डिमांड इनइलास्टिक फॉर प्राइस डिक्रीज। तो यहां पर अगर कोई फर्म अब डिक्रीज करेगी तो वो इस कर्व पर आ जाएगी, और इस कर्व पर ये इनइलास्टिक सिचुएशन है, यानी कि इस प्राइस कट की वजह से उसको मार्केट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जितनी फर्म्स है वो इसी पर्टिकुलर प्राइस यानी कि OP पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होंगी, ना तो इससे ज्यादा प्राइस करेंगी और ना ही इससे कम प्राइस करेंगी। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज द प्राइस रिजिडिटी सिचुएशन ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट, क्योंकि यहां पर दोनों डिमांड कर्व के बेसिस पर किंग क्रिएट होती है और इस किंग के बेसिस पर करंट प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। इसी वजह से हम इस कर्व को किंग डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हम ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।